जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस की, जो कि लगभग 7 हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिहाजा इस चैप्टर में इन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस के जवाब अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ रहिए, इंशाल्लाह सारे जवाब आपको बताएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है 4.1, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द फॉलोइंग एटम्स यूजिंग ए पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करके हम ये जानेंगे कि इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका हम मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में जो है आप कह लो कि वैलेंस शेल, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो उसको हम पीरियोडिक टेबल में पहले लोकेट करते हैं। ये आपको इस वक्त जो है वो पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि जो ये 14th ग्रुप है, जिसको नॉन मेटल्स का ग्रुप जो है, अमूमन सारे नॉन मेटल्स के ग्रुप तस्वुर किए जाते हैं। तो इसमें ये 14th ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे जो है 14 नंबर पे एलिमेंट आता है सिलिकॉन। तो चूँकि ये 14th ग्रुप में है, तो आप इसको सपोज कर सकते हो कि इट इज़ प्रेजेंट इन दी 4th ग्रुप। तो लिहाजा 14 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिनमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इसके अलावा लेड है, और फिर आखिर में ये कुछ यूनिक सा एलिमेंट है। तो यू कैन से दैट कि ये सब एलिमेंट्स के आउटर शेल में जो हैं आप कह लो कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 होंगे। तो लिहाजा आप 14 ग्रुप एलिमेंट्स के आप एलिमेंट्स को कह सकते हो कि इन सब के आउटर शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के भी आउटर शेल में 4 होंगे, सिलिकॉन के भी, जर्मेनियम के भी, टिन के भी और लेड के भी। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास सल्फ़र है, तो 16th ग्रुप में है। तो सल्फ़र का जो ग्रुप है उसको हम चाल्कोजेंस भी कह सकते हैं या ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। तो लिहाजा ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 16 ग्रुप में आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सल्फ़र में जो है वो 6 होंगे, सिलीनियम में भी 6 होंगे, टेलुरियम में भी 6 होंगे और पोलोनियम में भी आउटर शेल में 6 होंगे। तो सल्फ़र आपका जवाब है कि सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में 6 होंगे। इसके अलावा ब्रोमीन है, ब्रोमीन 17th ग्रुप में है, तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको हम हैलोजेंस ग्रुप भी कहते हैं। तो लिहाजा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो लिहाजा ब्रोमीन इसी का मेंबर है, इसके भी आउटर शेल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन सबके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिहाजा ब्रोमीन के भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी से अगला एलिमेंट जो है वो आर्गन है, 18वें नंबर पर, उससे ऊपर वाले सेक्शन में, ऊपर वाले पीरियड में। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रीडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं। तो अब क्रिप्टॉन चूँकि अब 18वें ग्रुप में आ रहा है, तो आप 8वां ग्रुप भी तस्वुर कर सकते हो इसको। तो लिहाजा इसके भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और साइंसदानों का ये मानना है स्टूडेंट्स कि जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स को ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत होती है, ना तो गेन करने की ज़रूरत होती है। ऐसा उनके पास इनकी एनर्जी जो है वो स्टेबल होती है। तो लिहाजा 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से आप आर्गन को कह सकते हो कि स्टेबल एलिमेंट है, इसलिए आप उनको नोबल गैस भी डिक्लेयर कर सकते हो। यू कैन कॉल इट एज अ नोबल गैस। उसके बाद स्टूडेंट्स, दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ई, पोटाशियम। तो पोटाशियम के लिए हमें इस तरफ आना पड़ेगा, दैट इज़ ग्रुप नंबर 1। तो जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद का एक ये शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है याद करने की, आप इसको रिमाइंड करके लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो पोटाशियम जो है 19th नंबर पे है, 4th पीरियड में है, पहले ग्रुप में है। अब पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट सबके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिहाजा पोटाशियम के भी आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब जल्दी से जंप कर रहा है, नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, तो हम एफ़ का आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो नाइट्रोजन है उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये 7वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर स्टीबियम जिसको हम एंटीमनी भी कहते हैं, फिर बिस्मथ। तो ये सब एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ, 4.2 की तरफ। स्टूडेंट्स, 4.2 में जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स। याद रखिएगा, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाते हैं, इन्हें हम फिर कैटाइंस के नाम से जानते हैं। तो लिथियम का चूँकि एटॉमिक नंबर 3 है, ये पहले ग्रुप में है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 13, और ये तीसरे ग्रुप में है।
तो अगर आप इनके डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ऑफ द फॉलोइंग, तो डिस्क्राइब भी करना है, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ लिथियम आयन हमने करना है। तो याद रखो, जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जिस तरह लेट्स से दैट कि आपने लिथियम लिखा, उसका आयन बना दिया, हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। याद रखो, कैटायन बनाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन हेड की तरफ लिखा जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये 1s2 था, 2s1 था, अब ये 1s2 हो गया है, राइट। और इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको हम डॉट क्रॉस या डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो लिथियम के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ आपको नज़र आ रहा है कि जो लिथियम है, जब उसका ये वैलेंस शेल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया और ये कैटायन बन गया, तो आप इसको कह सकते हो कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया। सो इसी तरह से हम जो है एल्यूमिनियम को भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम में ये होगा कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रही है। इसके आउटर शेल में जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका पहला शेल है, दैट इज़ के। फिर इसके बाद ये दूसरा शेल है, दैट इज़ के के बाद एल, देन देयर इज़ एम। एम में, के में आपको नज़र आ रही हैं कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो एम है इसके अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 6 और 2 8। और इसी तरह से आपको एम में जो है वो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, और 3 यही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो लिहाजा आप कह लो कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और +3 चार्ज आएगा, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ गए हैं। सो होगा क्या कि ये जो के है, मतलब एम तो टोटली ख़त्म हो जाएगा, तो के और एल रह जाएगा, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये कैटायन बन जाएगा, दैट इज़ द कैटायन ऑफ एल्यूमिनियम। और स्टूडेंट्स, अब एल्यूमिनियम का मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी समझाऊं, तो आप ये देख सकते हो, ये पहले शेल में एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 हैं और तीसरे शेल में 3 है। और यहाँ से यही होगा कि जो आउटर शेल है यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाएंगे और एल्यूमिनियम पॉजिटिवली 3 चार्ज हो जाएगा। सो इसका ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, अगला सवाल ये किया जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फॉर द फॉलोइंग मेटल्स एटम्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे जी, रिप्रेजेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। अब फिर यहाँ कैटायंस बनाएंगे, लेकिन सिर्फ हमने अब यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी वी डोंट नीड टू गो फॉर इक्वेशन। और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया था हमने ऊपर वाले सवाल के लिए। अब की बार सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको नज़र आ रहा है ये पोटाशियम है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसमें आप देख सकते हो कि पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल में भी 8 हैं, और चौथे शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है। तो लिहाजा ये इसका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसमें टोटल जो है वो 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10 और 8 18 हो जाएंगे तीसरे शेल में, और फिर एक आउटर शेल में आ जाएगा, तो 18 और 1 19 हो जाएंगे। सो 19th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का ये। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली आउटर शेल ही खाली होता है। आउटर शेल में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बाहर आ जाएगा, और आप फिर 3 शेल बनाओगे, 2 8 8 वाला, और साथ ये ब्रैकेट्स लगा के आप पॉजिटिवली चार्ज बना दोगे, ये कैटायन है, तो ये कैटायन बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, नीचे आप खुद समझ गए हो कहानी को। तो जो कैल्शियम है उसके आउटर शेल में जो है वो कैल्शियम बेसिकली 20th एलिमेंट है। पोटाशियम के बाद कैल्शियम आता है, तो पीरियड में सेम पीरियड के मेंबर्स हैं ये। तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, और चौथे में जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ डेफिनेटली वैलेंस शेल खाली करना है, कैटायन बनाना है इसका, तो वैलेंस शेल में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और फिर इसका जो वैलेंस शेल है वो ख़त्म हो जाएगा और 3 शेल रह जाएंगे, और इसका भी कैटायन क्रिएट हो जाएगा। सो होप सो स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को हल कर दिया आपके लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स, 4.3 की तरफ आ गए हैं हम। 4.3 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। अब हमने एनाइंस बनाने हैं, पहले कैटाइंस बनाए थे 4.2 में, अब हमने एनाइंस बनाने हैं। तो एनाइंस में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने का मतलब ये होता है कि हमने जो एरो बनाते हैं ना इक्वेशन में, उसमें टेल के साथ इलेक्ट्रॉन को लिखना होता है। तो अभी मैं आपको ये बता भी देता हूँ। बहरहाल सल्फ़र जो है उसका एटॉमिक नंबर 16 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो हम इसको जज आउट करेंगे, इसके हम एनाइंस बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की बात हो रही है। तो सल्फ़र जो है, याद रखिएगा, नेगेटिवली 2 चार्ज होता है, यानी सल्फ़र जो है
वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है और उसमें गेन हो जाए। तो ये एक एनायन है सल्फ़र का ऑलरेडी, जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखें सल्फ़र में मैंने आपसे कहा था कि टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तभी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। याद रखिएगा, एनायन हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड करने का, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तभी एनायन बनेगा। तो आप देखिए नेगेटिवली 2 चार्ज हो गया है। मतलब आप कह लें कि सिचुएशन पहले ये थी कि सल्फ़र नॉर्मल था, यानी कि उसके 1s2 2s2 2p6 2s3s2 और 2 3p4 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कम थे। अभी इसमें गुंजाइश है 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में एंटर कर जाएंगे तो आप देखें ये 3p6 हो गया है। यानी यू कैन से कि ये सिचुएशन जो है सल्फ़र की है, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फ़र की है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है ये इसके आयन की है। तो जिस बच्चे को कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो मेरी पिछली सेल्फ़ असेसमेंट्स हैं वो जाकर ज़रा देख ले। 3.1 और 2 पॉइंट, बल्कि 2.1 2 और 3 और 4 ये मैंने समझाई है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाओ सेकंड चैप्टर में और प्लेलिस्ट आ जाएगी, प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो पे चले जाओ और फ़ौरन ही आपसे वो वीडियो निकल आएगी। तो लिहाजा वो वीडियो आप देख लो ताकि कॉन्फ़िगरेशन आपको आती हो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती और आप ये सुन रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। बहरहाल अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरफ, इसी एनायन की फॉर्मेशन को लेकर। तो लिहाजा अब ये सल्फ़र का मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया है कि सल्फ़र के पास 3 शेल्स होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस तरह से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर लेता है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो अब देखें 2 2 4 और 2 6, और गलती से यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। बल्कि सॉरी, मैं एक गलत बात आपसे शेयर कर गया। आउटर शेल में इसके 4 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ये 16th ग्रुप में एलिमेंट होता है ना सल्फ़र। तो लिहाजा आउटर शेल में 6 हैं, तो 2 ऐड होने के बाद जो है वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी शेल तो 3 ही रहेंगे लेकिन 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हाईलाइट कर देता हूँ जो मैंने ऐड किए हैं। सो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन मैंने हाईलाइट कर दिए, यहाँ पर ये नहीं थे, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कम हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए सिस्टम में। दैट्स वाई नेगेटिवली 2 चार्ज भी इस पर आपको नज़र आ रहा है। सो नेगेटिव 2 चार्ज जो है आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगर बी पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। अब एक मरतबा फिर हमने एनाइंस बनाने, लेकिन डेफिनेटली ये सब नॉन मेटल्स हैं। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सल्फर में भी नॉन मेटल्स थे, ये भी नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल राइट साइड पे आपको ज़्यादातर नॉन मेटल्स ही नज़र आते हैं, तो लिहाजा ये नॉन मेटल्स हैं। तो अब ये नॉन मेटल आपको और नज़र आ रहे हैं। कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस नॉन मेटल? येस, दैट इज़ नाइट्रोजन। और ये क्या है? आईसी नॉक्टालुका। येस, दैट इज़ फॉस्फोरस। इसका वैसे आईसी नॉक्टालुका पुराना नाम है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको आईसी नॉक्टालुका क्यों कहते हैं। उसके बाद ब्रोमीन है, और ब्रोमीन यू नो इट्स ऑल्सो नॉन मेटल एंड हैलोजेंस का मेंबर है। हाइड्रोजन भी पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला नॉन मेटल कंसिडर किया जाता है। इनका हमने बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और एनाइन बनाने हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन का बी पार्ट थोड़ा सा स्किप हो रहा था, तो आप ये देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्लोरीन की, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बाद में हो जाएगी। और ये क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 8 हो जाएंगे। सो याद रखो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटायन बनाने की फॉर्मेशन की तरफ। स्टूडेंट स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में जो है 5 हैं। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, टोटल 8 हो गए, तो -3 इस पे चार्ज आ जाएगा। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। और ये कैटायन है, इसको आप नाइट्राइड आयन भी कह सकते हैं। सो यू कैन कॉल इट एज अ नाइट्राइड आयन। ये एक एनायन है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये फॉस्फोरस है। इसके पहले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में इसके भी जो है 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं क्योंकि 5 हैं, तो डेफिनेटली 8 करने के लिए 3 ऐड होंगे और ये -3 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। आउटर शेल में जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। टोटल 3 शेल होते हैं इसके, तो ये फॉस्फाइड आयन क्रिएट होगा। इस तरह चलते हैं अगले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ब्रोमीन है। अब इसके टोटल डेफिनेटली इट्स अ बिगर एटम, और इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली 35th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसके 35 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। सो एज इट इज़ द 35th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 35 इलेक्ट्रॉन्स में आप इस तरह करेंगे कन्फिग्रेशन। पहले शेल में 2,
दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके बाद जो अगला शेल है उसमें भी 8 होंगे। स्टूडेंट्स अब ये आपको जो नज़र आ रहा है, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, लेकिन तीसरे शेल में इसके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिहाजा अभी जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये काम है, 18 करने हैं हमने। उसके बाद फिर आउटर शेल में इसके 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही नज़र आ रहे हैं। तीसरे शेल में 18 होंगे, जो कि आपको 8 नज़र आ रहे हैं, जो कि गलत है, मैं ठीक कर देता हूँ जी। तो इट लुक बेटर नाउ। और आउटर शेल में चूँकि हमारा लेन देन सारा आउटर शेल से ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और इसका बन जाएगा एनायन। अब ये आउटर शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा, सो दैट विल मेक इट नेगेटिवली 1 चार्ज। इस तरीके से जो है आप कह लो कि ये एक ब्रोमाइड आयन क्रिएट होगा। इस तरह से अगर क्लोरीन में ऐड हो, इसमें क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। स्टूडेंट्स अगर हम हाइड्रोजन की तरफ देखें तो हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डेफिनेटली ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेगा और आउटर शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए वो नेगेटिवली 1 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक ऐड हो गया तो नेगेटिवली 1 हाइड्राइड आयन क्रिएट हो गया ये। सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज हाइड्राइड आयन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी 4.3। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ब्रोमीन में थोड़ा सा घपला था, लेकिन हमने इसको सही कर लिया। तो चलते हैं 4.4 सेल्फ असेसमेंट 4.4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स बात करते हैं टेस्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 की। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटम्स, यहाँ पर आपको पास एटम्स के पेयर्स नज़र आ रही हैं। यूज़ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूज़ करना है और इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर यूज़ करना है टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। और हमने यहाँ पे इन दोनों की इक्वेशन बनानी है ताकि हम आयनिक कंपाउंड क्रिएट कर पाएँ। अब सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल होगा, चलें करके देखते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कह सकते हो। इसमें आपको मैग्नीशियम नज़र आ रहा है। अब आपको बेसिकली मास्टर होना चाहिए कि कैसे आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो मैग्नीशियम बेसिकली 12वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और इसके डेफिनेटली 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ऑक्सीजन चूँकि 16वां एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 16 का मैथ होता है। तो अब ये 8वां होने की हिसाब से पहले शेल में 2 होंगे और दूसरे शेल में डेफिनेटली 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला तो मैंने इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया। इलेक्ट्रॉन क्रॉस फार्मूला ये होगा कि आप ये इलेक्ट्रॉन का एरो इस तरफ शो करोगे और इस इलेक्ट्रॉन का भी एरो इस तरफ शो करोगे। इससे ये साबित होगा कि ये दोनों एटम्स जो हैं आपस में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और फिर क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये देखो ये पॉजिटिवली 2 चार्ज हो जाएगा। जब इसके आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, 3 शेल थे ना, अब 2 शेल रह गए, यानी कि अब जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आपके 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए हैं ऑक्सीजन वाले शेल में, यानी उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर किए हैं। ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया, ये पॉजिटिव 2 हो गया, नेगेटिव 2 हो गया और MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हो गया है। सो दैट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो आई होप सो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। कैसे, अब देख सकते हो एल्यूमिनियम जो है वो बेसिकली 13th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और क्लोरीन चूँकि 17th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और चूँकि एल्यूमिनियम के साथ अगर क्लोरीन को जोड़ना है तो हमें 3 क्लोरीन चाहिए, तो आप बस ये 3 यहाँ पर लिख दो। तो अब यह क्या होगा, ये दोनों भी इस तरह से ही आपको इलेक्ट्रॉन देते हुए नजर आएंगे। अब इस बार क्या होगा कि एक एल्यूमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देना है, एक एल्यूमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देना है और उसी एल्यूमिनियम ने दूसरे क्लोरीन को भी, यानी आप कह लोगे क्लोरीन चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 क्लोरीन लेंगे। तो एल्यूमिनियम तो 1 ही होगा लेकिन क्लोरीन 3 होंगे। इस तरह से एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 एक डेफिनेटली कैटायन क्रिएट हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो एक एनायन क्रिएट हो जाएगा -1 के हिसाब से। लेकिन 3 यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर -3 भी लिख सकता हूँ, ये कट हो जाएगा और AlCl3 जो कि इसका एक फार्मूला है वो क्रिएट होगा। एंड आई होप सो कि आपको इसकी समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स ये थी बड़ी इजी सी एक्सरसाइज विच वॉज नोन एज सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4। अब चलते हैं 4.5 की तरफ और जानते हैं आखिर 4.5 में क्या क्वेश्चंस हैं, उनके क्या आंसर्स हैं।
जी तो स्टूडेंट्स अगर 4.5 की तरफ देखें तो दे आर राइटिंग अ क्वेश्चन, रिकग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड एज हैविंग आयोनिक बॉन्ड्स। अब हमने जज करना है कि किस में आयोनिक बॉन्ड होगा। तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आयोनिक बॉन्ड आखिर किस में होगा। सो दैट द फर्स्ट कंपाउंड इज पोटाशियम क्लोराइड, सेकंड कंपाउंड इज एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड द थर्ड कंपाउंड इज मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब इसमें किस में होगा आयोनिक बॉन्ड, ये है पेंडोरा बॉक्स जो आज हमने 4.5 में जो है वो ओपन करना है। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे पास अब एक कंडीशन है पोटाशियम क्लोराइड, राइट। तो पोटाशियम क्लोराइड जो है आपको पता है कि ये आयोनिक कंपाउंड है। पता है कैसे? क्योंकि पोटाशियम जो है वो बिलोंग करता है पहले ग्रुप से, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, कैटायन +1 पोटाशियम आयन बन जाना है। और क्लोरीन बिलोंग करता है 7वें ग्रुप से, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है, उसने क्लोराइड आयन बन जाना है। इन दोनों में अट्रैक्शन होनी है और आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाना है। सो हम कह सकते हैं कि पोटाशियम क्लोराइड जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड ये भी आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन कैसे, इसको भी उसी तरह से जस्टिफाई कर लेते हैं जैसे हमने पोटाशियम क्लोराइड को जस्टिफाई किया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की तरफ देखें तो एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 को बिलोंग करता है। डेफिनेटली इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देने हैं, एल्यूमिनियम आयन क्रिएट हो जाएगा। क्लोरीन बिलोंग करता है 7वें ग्रुप को, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, लिहाजा एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन क्लोराइड बनाएंगे और आपको मिलेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम फ्लोराइड की, तो मैग्नीशियम भी दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायन बन जाएगा +2 वाला। और इसी तरह से फ्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, जैसे क्लोरीन बिलोंग करता है, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एक मैग्नीशियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक फ्लोरीन ने एक एक्सेप्ट करना है, तो 2 फ्लोरीन जो हैं वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह से मैग्नीशियम फ्लोराइड बन जाएगा जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये तीनों ही जो है वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो ये था इस टेस्ट योर सेल्फ में असेसमेंट आपके माइंड का कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं। वैसे मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ, जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे तो कोवलेंट कंपाउंड होगा, और मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे, मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे, मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे तो हमेशा आयनिक कंपाउंड होगा। और मेटल के मिलने से मेटालिक कंपाउंड स्टूडेंट्स क्रिएट होते हैं। तो लिहाजा ये तीनों बातें अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। दूसरी बात इनको पहचानने की, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कंपाउंड को देखते ही पता लग जाएगा इसमें मेटल और नॉन मेटल है कि नहीं है। चलते हैं अगली सेल्फ असेसमेंट की तरफ, विच इज़ 4.6। स्टूडेंट्स अब की बार थोड़ी आप देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट की कलर स्कीम थोड़ी हमने पिंक कर दी है। ओके, सो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट 4.6 है और यहाँ पर अब क्या बात की जा रही है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हमारे पास हैं इनके इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए अमोनिया, दैट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग यूरिया, राइट। अभी मैं यूरिया का आपको फार्मूला भी सरप्राइजिंगली यहाँ लिख कर देता हूँ। सो CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, इसके 2 नाम है वैसे। बहरहाल एक ड्राइंग क्लीजिंग एजेंट है, इसका भी बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टूडेंट्स सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, यूज टू मेक स्मोक स्क्रीन्स, और इसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद आता है दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड गैस, पॉइजनस गैस है, ज़रा सी भी हवा में हो तो आपको सांस की घुटन सफोकेशन क्रिएट कर सकती है, इसलिए पॉइजनस है। ये पहाड़ के फटने से ज़्यादातर निकलती है, वोल्केनो एरप्शन से, तो आप इस बात को याद रखिएगा। लिहाजा आप इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो इनके स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ अ डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ कोवलेंट लिंक शॉन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अ अमोनिया स्ट्रक्चर। इसमें लोन पेयर भी दिखाया जा रहा है, बिकॉज एज सच दिस इलेक्ट्रॉन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप ये तीनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारे पास कंपाउंड है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर है, और फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसका क्लोरीन का ये कोवलेंटली लिंक स्ट्रक्चर है, और ये सब लोन पेयर्स आपको दिखाए जा रहे हैं।
सो ये स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपको दिखाना था इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स एंड डॉट स्ट्रक्चर्स, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स। तो ये क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली आप इनको कंसिडर कर सकते हो। अब हम चलते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और डाइहाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की तरफ। सो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज़ द वे टू ड्रॉ दिस, और ये इसका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हमने आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सपोज कर लेने लाइक दिस, राइट। डोंट ड्रॉ दिस लाइंस, आप ऐसे ही डॉट क्रॉस शो कर सकते हो, डॉट शो कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की तरफ। इफ़ वी जस्ट लुक एट हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये इसका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में बॉन्ड दिखाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लॉन पेयर दिखाए जा रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे लॉन पेयर दिखाए जा रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड दिखाया जा रहा है। सो दैट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट दिस। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 4.6, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4.7 की तरफ। स्टूडेंट्स 4.7 में जो है क्वेश्चन किया जा रहा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अगेन। यानी हाँ, यहाँ पर भी हमने क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। इस बार जो कंपाउंड है दैट इज़ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो सल्फर को डिजॉल्व कर लेता है, इवन फॉस्फोरस को भी डिजॉल्व कर लेता है। तो दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड। ये एक सॉल्वेंट है, ये एक लिक्विड है। इसी तरह से एक नाइट्रोजन है जो कि 78% हवा में मौजूद है। कंपोनेंट मीन हिस्सेदार ऑफ एयर यानी हवा। तो इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स गो फॉर दिस लास्ट असेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कार्बन डाइसल्फाइड की तरफ, तो आप देख सकते हो कि वी हैव कार्बन और यहाँ पे हमने डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ किया हुआ है। तो यू कैन से ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं ये क्रॉस डॉट बना दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन सल्फर के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कार्बन सल्फर है इनके दरमियान दो कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर भी दो कोवलेंट बॉन्ड, टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जाम्पल है। सो दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड, में ये लोन पेयर भी रह रहे हैं। उसके बाद हम नाइट्रोजन की बात भी कर लेते हैं, बल्कि नाइट्रोजन गैस की। तो ये नाइट्रोजन गैस आपको नज़र आ रही है, N2 मॉलिक्यूल। इसमें दो नाइट्रोजन के एटम्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें खासियत ये है, करैक्टर ये है कि दो नाइट्रोजन एटम जो हैं आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक नाइट्रोजन की तरफ से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ 3-3 कर देता हूँ, राइट। सो दैट्स मेक्स द सेंस। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन और ये तीनों डॉट जो हैं आपस में शेयर हो गए हैं, और आप देख सकते हैं ये बबल के अंदर हैं। और इस तरह से आप ये 3 डंडे यानी 3 एक लाइनें शो कर सकते हैं, जिससे पता लगता है कि नाइट्रोजन ने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए और उसने भी 3 म्यूचुअली शेयर किए हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बहुत अच्छी एग्जांपल है। ऊपर वाली जो कार्बन डाइसल्फाइड थी वो डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। सो यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल, इसमें लोन पेयर भी होते हैं, 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, जो कि नाइट्रोजन गैस है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तकरीबन हाफ एन आवर लगा आपको ये बात समझाने में। आपकी क्लास हाफ एन आवर की थी आज मेरे साथ, एंड होप सो कि मैंने आपकी हेल्प की होगी। स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोस के लिए मैं चाहूँगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप लाजमी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज़ इसी से ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है जब आप शेयर कर देते हैं इस वीडियो को। और इसके अलावा अभी सब्सक्राइब तो आई होप सो आपने कर ही लिया होगा मुझे। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि हाउ कुड आई मेक इट मोर बेटर, मैं इसको मज़ीद अच्छा कैसे करूं, और क्या बात को समझ में आई और क्या समझ में नहीं आई, ताकि मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसको इम्प्रूव करूं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखना है, सबसे बढ़कर दूसरों का बहुत ख्याल रखना है, बड़ों का बहुत ख्याल रखना है, और खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।